Morning everyone. सो नाउ वी वर डूइंग प्रैक्टिस सेट 1। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 चल रहा था और प्रैक्टिस सेट 1 में हम कल कौन सा क्वेश्चन तक फिनिश कर चुके हैं। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2। तो ये 4 फिनोमेना जो है दोज आर डन। अब हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3 से। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। इस 3 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो दैट इज़ व्हेन डज एन ऑब्जेक्ट शो वेटलेसनेस। तो सबसे पहले क्लियर द वर्ड वेटलेसनेस। वेटलेसनेस क्या होता है? तो वेटलेसनेस का मतलब होता है कि जब एक बॉडी का वेट ज़ीरो हो जाता है तो उसको कहते हैं वेटलेसनेस। और वेट ज़ीरो कब होता है, किस कंडीशन में होता है, तो उसके लिए हमें पता है कि वेट का जो फॉर्मूला है दैट इज़ W=mg। ओके, जिसमें कि मास और ग्रेविटी दो चीज़ों का प्रोडक्ट है। तो मास तो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। वेट ज़ीरो होने के लिए दो चीज़ें, या तो मास ज़ीरो होना चाहिए या फिर ग्रेविटी ज़ीरो होनी चाहिए। तो मास कभी नहीं ज़ीरो हो सकता क्योंकि हर एक बॉडी कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई करती है, और अगर वो स्पेस ऑक्युपाई करती है तो उसका मतलब उसका मास ज़ीरो नहीं है। तो क्या ज़ीरो हो सकता है? ग्रेविटी। ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या होता है कि वो एक्सेलरेशन जिससे बॉडी फॉल डाउन हो रही है। ओके, तो ग्रेविटी की वैल्यू किसी किसी कंडीशन में ज़ीरो भी हो जाती है। तो किस कंडीशन में ज़ीरो होती है उसके लिए याद रखना पड़ेगा। सबसे पहली सिचुएशन है कि जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल की स्टेट में होती है। मैंने आपको बताया था फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉल का मतलब होता है कि जब किसी बॉडी को ड्रॉप कर दिया जाता है, यहाँ से उसको छोड़ दिया। अब वो जो जितनी देर तक स्पेस में, जितनी देर तक फ्री स्पेस में रहती है यहाँ पर, तो इट मीन्स इट इज़ इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल। उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये फ्री फॉल कहलाता है। तो फ्री फॉल की स्टेट में ग्रेविटी ज़ीरो ले सकते हैं, और कुछ प्लेसेस भी हैं जहाँ पर ग्रेविटी ज़ीरो होता है। तो वो प्लेसेस कौन से हैं? कुछ स्पेस में यानी कि यूनिवर्स में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर सारे प्लैनेट्स का ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करता है। नल पॉइंट्स कहलाते हैं। अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि व्हेन डज एन ऑब्जेक्ट शो वेटलेसनेस। इसका मतलब आप कोई भी एक एग्जांपल शो कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप ये लिख सकते हैं किसी भी एग्जांपल के प्लेस पर, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स के हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज़ ज़ीरो देन ऑब्जेक्ट शोज वेटलेसनेस। ओके, तो आंसर होगा आपका कि जब g की वैल्यू ज़ीरो होती है तो ऑब्जेक्ट वेटलेसनेस शो करता है। अगर आपसे इसमें एग्जाम्पल भी पूछा जाता है अगर, तो आप लिख सकते हैं इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। सो लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है। तो देखिए क्वेश्चन 4 है आपका, व्हाई डज अ बॉडी रीच द ग्राउंड क्विकर एट पोल्स देन एट द इक्वेटर व्हेन ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट। तो आपको पता है अर्थ जो है उसका शेप, मैंने आपको बताया था एक बार कि अर्थ का शेप कैसा है, एलिप्टिकल है इन प्लेस ऑफ दिस सर्कुलर शेप। उसका शेप सर्कुलर ना होकर इस तरह का है, एलिप्टिकल। तो जहाँ भी एलिप्टिकल शेप होता है वहाँ पर सेंटर से जो डिस्टेंस होता है चारों साइड्स में, ये कहलाते हैं आपके इक्वेटर्स। और ये वाले जो पॉइंट्स हैं ऊपर वाले, ये कहलाते हैं पोल्स। तो आप देख रहे हैं कि पोल्स तक का डिस्टेंस सेंटर से कम है, यानी कि रेडियस कम है, और इक्वेटर की रेडियस ज़्यादा है। ओके, तो हमारे पास जो जी का रिलेशन है वो क्या है, GM/r²। और ये r का मतलब ही है यहाँ पर डिस्टेंस, ठीक है, रेडियस। तो आप देख रहे हैं जी और आर में कैसा रिलेशन है, इन्वर्स, यानी कि जहाँ पर रेडियस इंक्रीज होती है वहाँ ग्रेविटी कम हो जाती है। तो इसका मतलब इक्वेटर्स पर ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी और पोल्स पर ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो जब पोल्स पर ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा है तो पोल्स पे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फॉल डाउन कराएं तो क्विकली फॉल डाउन होगा, और इक्वेटर्स पे अगर आप फॉल डाउन कराएंगे तो ग्रेविटी कम है तो उसको फॉल होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी कि स्लो प्रोसेस होगा। तो आपसे पूछा है व्हाई डज अ बॉडी रीच द ग्राउंड क्विकर एट पोल्स, क्यों? तो आप आंसर में लिखेंगे बिकॉज एट द पोल्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ मोर इन कंपैरिजन टू इक्वेटर्स। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 2 मार्क्स में है तो यू हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑल्सो।
वी नो करके पहले फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो 2 मार्क्स का है, जितने मार्क्स का होता है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर लिखना पड़ता है, तो इसीलिए हम आंसर इस वे में लिखेंगे। ओके, फिर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में दे रखा है व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स दैट अ प्लैनेट रिक्वायर्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द फोर्स डिपेंड। ये एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लिखा भी है यहाँ पर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब आपको पता है कौन सा फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो किसी भी चीज़ को एक सर्कल में रिवॉल्व कराने के लिए कंपलसरी होता है। तो ये वो बॉडी है जो सेंटर में है, और तो ये वो बॉडी है जो रिवॉल्यूशन कर रही है चारों तरफ, और ये वो बॉडी है जो सेंटर में है। तो आपको पता है कि सेंटर वाली बॉडी इस वाली बॉडी पर एक फोर्स एक्सर्ट करती है, और उस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ये जो ऑर्बिट में जो रिवॉल्यूशन कर रही है बॉडी मूव कर सकती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब होता है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेंटर ऑफ द सर्कल टू मूव अ बॉडी इन सर्कुलर पाथ। तो ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। अब अगर बीच में जो बॉडी है वो सन है, ये सन है और ये कोई प्लैनेट है जो रिवॉल्व कर रहा है, तो सन से प्लैनेट को कौन सा फोर्स मिल रहा है जिसकी वजह से वो रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, तो उस फोर्स को नाम दिया गया जो सेंटर से लगता है। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स हर एक केस में अलग अलग टाइप का हो सकता है। जैसे सन के अराउंड रिवॉल्व करने वाले प्लैनेट के लिए कौन से फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देंगे, तो वो फोर्स होता है यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। इसी तरह से मान लीजिए अगर बात करें कि आप हैंड से एक हैंड में आपने पकड़ रखा है एक थ्रेड जिसमें कि एक स्टोन टाइड है, और ऐसे आप उसको घुमा रहे हैं, तो मस्कुलर फोर्स जो आपका लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। तो बहुत सारे डिफरेंट फोर्सेस होते हैं जिनको सेंट्रीपिटल फोर्स माना जा सकता है। तो वो सन और प्लैनेट वाले केस में कौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो पहला पार्ट तो आपका यही था कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप लिखेंगे द सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन प्लैनेट एंड सन। अब दूसरा क्वेश्चन है कि ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द फोर्स डिपेंड। तो इसके लिए आपको फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, या फिर क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिखें, देन इट वुड बी बेटर, Gmm/r²। तो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है मास ऑफ द प्लैनेट पर, मास ऑफ द सन पर, मास ऑफ द प्लैनेट पर, और डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कैपिटल जी कांस्टेंट है तो उसको नहीं बताएंगे। ठीक है, कैपिटल जी की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। तो दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन, आपको फॉर्मूला भी लिखना होगा, फिर आपको लिखना होगा दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द सन, मास ऑफ द प्लैनेट एंड द डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। ओके, अब हमारे आते हैं क्वेश्चंस। दोज आर अगेन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। सेकेंड पार्ट का मतलब ये कितने मार्क्स में आएंगे, ये 3 मार्क्स में हो सकते हैं। ठीक है, तो 3 मार्क्स के हैं, तो इसका मतलब ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन से बड़ा आंसर लिखना होगा, और ये मोस्टली इस टाइप के होंगे जिनमें कि आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन या डेरिवेशन करके दिखाना होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग दीज क्वेश्चंस नाउ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, इससे इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसका, उसमें दे रखा है कि सपोज दैट द रेडियस ऑफ द अर्थ बिकम्स ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल रेडियस विदाउट एनी चेंज इन इट्स मास, देन व्हाट विल हैपन टू योर वेट। तो आपको पता है कि वेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mg। ठीक है, लेकिन वेट का फॉर्मूला है mg, दैट इज़ ओके। लेकिन अगर हम वेट का फॉर्मूला, क्योंकि इसमें रेडियस भी दे रखा है, तो हम रेडियस के टर्म्स में अगर लिखें तो वेट का फॉर्मूला वही हो जाता है जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स और वेट इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि वेट भी एक काइंड का फोर्स होता है। तो फॉर्मूला बन जाता है ये। क्यों लिखना पड़ा हमें ये, क्योंकि हमें ऐसा फॉर्मूला वेट का लिखना है जिसमें रेडियस आती हो। तो इसमें लिखा है सपोज दैट द रेडियस ऑफ द अर्थ बिकम्स ट्वाइस। अगर रेडियस डबल हो जाती है, तो आपको पता है कि रेडियस के प्लेस पर डबल हो जाती है तो क्या लिखना होगा, 2r। ठीक है, ये मैं हिंट दे रही हूँ, ये आपको ड्राइव खुद से करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे कि वी नो द फॉर्मूला ऑफ
वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज़, तो आप ये फॉर्मूला लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे कि लेट, अब आपको क्या सिचुएशन दी गई कि आर डैश, यानी कि अब जो रेडियस है वो कितनी हो जाती है 2r, डबल ऑफ प्रीवियस। तो आपको यहाँ पर अब की बार में फॉर्मूला लिखना होगा। देन चेंज इन वेट लिखेंगे, w डैश इज़ इक्वल टू g, और बाकी चीज़ों में कोई चेंज नहीं है, इसलिए बाकी चीज़ें ऐसे ही लिखनी हैं, GM, कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r डैश स्क्वायर। फिर आप r डैश के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 2r, तो क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर तो ये हो जाएगा 2r होल स्क्वायर, और 2r होल स्क्वायर का मतलब ये बन जाएगा 4r स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपका रिलेशन क्या बन गया है, आपका रिलेशन हो गया है GMM अपॉन 4r स्क्वायर, और ये किसका फॉर्मूला है w डैश का। तो उसमें से GMM अपॉन r स्क्वायर वाला जो पार्ट है आपका ये क्या था w, जो प्रीवियस लिखा था आपने, तो w डैश आपका बन जाता है 1/4w। तो वेट कितने टाइम्स हो गया, तो आप इसमें क्वेश्चन में पूछा था कि अगर ऐसा हो जाता है देन व्हाट विल हैपन टू योर वेट, तो आपका वेट कितना हो जाएगा, तो वेट विल बी 1/4 कम हो जाएगा आपका वेट विल बी 1/4 ऑफ द प्रीवियस वेट। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये ड्राइव करके लिखना है। ये क्वेश्चन 1 का आंसर है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आपको ड्राइव करना होगा, थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। तो आज आपको ये क्वेश्चन तो मैं दे रही हूँ होमवर्क में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क का आपका ये है। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। प्रूव दैट इफ़ द अर्थ अट्रैक्ट्स टू बॉडीज प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ विद द सेम फोर्स देन देयर मासेज आर इक्वल। अब आपको क्या करना है, ये प्रूव करना है कि अगर अर्थ का फोर्स दोनों बॉडीज़ पर, सबसे पहली सिचुएशन बॉडीज़ की डिस्टेंस सेम है, ठीक है, तो अर्थ का फोर्स भी सेम लग रहा है अगर उनके मासेस इक्वल होते हैं, तो फिर से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, वही वाला जो अभी हमने लिखा था, GMM अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि इसी में जो है वो डिस्टेंस आ रही है। तो सबसे पहले आपने लिखा कि फॉर फर्स्ट बॉडी F1 इज इक्वल टू दिस, फॉर सेकेंड बॉडी प्रूव आपको क्या करना है, प्रूव आपको ये करना है इफ़ द अर्थ अट्रैक्ट्स टू बॉडीज़ प्लेस्ड एट सेम डिस्टेंस, यानी कि आर को तो आपको r डैश नहीं लिखना है क्योंकि ऑलरेडी इसमें सेम डिस्टेंस है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ विद द सेम फोर्स को भी आपको सेम रखना है, देन देयर मासेस आर इक्वल। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे फॉर फर्स्ट बॉडी F1 इज इक्वल टू GM, और यहाँ लिखेंगे M1। ठीक है, ये क्या है मास ऑफ अर्थ, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, R ऑलरेडी सेम दे रखा है, इसमें भी कोई चेंज नहीं करना है। फिर आप लिखेंगे F2। ठीक है, तो जब आप लिखेंगे F2 तब आप इसको क्या कर देंगे M2, तो अब आपका फॉर सेकेंड बॉडी GM M2 अपॉन r स्क्वायर। फिर आप लिखेंगे सिंस, अब क्या दे रखा है कि अर्थ का फोर्स तो बराबर लगता है, तो आप लिखेंगे सिंस F1 इज इक्वल टू F2, तो जो आपके पास दो इक्वेशंस आए उन दोनों को आप बराबर रख देंगे, बाकी सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी और लास्ट में आपके पास आ जाएगा M1 इज इक्वल टू M2। तो ये प्रूव हो जाता है कि इसका मतलब इस सिचुएशन में दोनों बॉडीज़ का मास भी इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, ये भी अगेन होमवर्क, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आई सी कि आप कैसे करके इसको सॉल्व करते हैं और कैसे सेंड करेंगे। तो आपका क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 दोनों होमवर्क क्वेश्चन है आज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में दे रखा है गिव 3 डिफरेंसेस बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो किस में डिफरेंस बताना है आपको, स्मॉल जी में और कैपिटल जी में। तो कम से कम, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, आपको 3 डिफरेंसेस बताने और टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो आप ऐसे टेबल बनाइएगा और उसमें दोनों साइड में 1 2 3 1 2 3 लिखना है। तो सबसे पहला डिफरेंस है कि दिस इज़, ये जो जी है स्मॉल वाला, इसमें आप लिखेंगे कि वी नो दिस इज़ द एक्सेलरेशन बाय विच द बॉडी मूव्स टूवर्ड्स अर्थ, और कैपिटल जी में लिखेंगे दिस इज़ अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दूसरा डिफरेंस आप लिख सकते हैं दोनों की यूनिट का, कि द यूनिट ऑफ स्मॉल जी इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जब इसकी यूनिट लिखेंगे कैपिटल जी की तो बताएंगे द यूनिट ऑफ कैपिटल जी इज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसी तरह से आप लिख सकते हैं दोनों के फार्मूलों का डिफरेंस, द फार्मूला ऑफ
स्मॉल जी इज़ एफ इज़ इक्वल टू एम जी, स्मॉल एम स्मॉल जी होता है, इसका फॉर्मूला एफ इज़ इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। और कोई डिफरेंस आप लिख सकते हैं न्यूमरल वैल्यू का, द न्यूमरल वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कैपिटल जी की न्यूमरल वैल्यू क्या होगी 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये इनमें डिफरेंसेस होंगे। तो आज हम फिनिश कर रहे हैं यही क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब क्वेश्चन 4 से हम नेक्स्ट टर्न से स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।